क्वेश्चन नंबर 1, ब्लूबर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस कंट्री ने डेवलप किया है? ऑप्शन अ यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी रशिया। सही जवाब है ऑप्शन अ यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज RS-28 सरमट जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, किस कंट्री ने डेवलप किया है? ऑप्शन अ रशिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी फ्रांस। सही जवाब है ऑप्शन अ रशिया। आइए अब इसका पावरफुल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। RS-28 सरमट एक सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है जिसे रशिया ने डेवलप किया है। NATO IC कहता है 2.5 इंच क्योंकि इसका डिस्ट्रक्टिव पावर एक्सट्रीम लेवल का है। इस मिसाइल की रेंज है अप टू 18,000 किलोमीटर, मतलब दुनिया के किसी भी कोने तक स्ट्राइक कर सकता है। ये लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल है और डिजाइन है सोवियत एरा और 36M मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए। मिसाइल का पहला सक्सेसफुल टेस्ट हुआ था 20 अप्रैल 2022 को। RS-28 सरमट यूज करता है मीर्व टेक्नोलॉजी, जिसमें ये 10 से 15 न्यूक्लियर वॉरहेड्स अलग अलग टारगेट्स पर एक साथ ले जा सकता है। ये मिसाइल दोबारा स्पॉटलाइट में आया जब यूएस ने अपने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स रशियन वाटर्स के पास डिप्लॉय किए, तब रशिया ने सरमट को शोकेस किया। तो याद रखिए RS-28 सरमट यानी साटर्न 2 इंच एक रशियन बिल्ट न्यूक्लियर मिसाइल है विद ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज Which Indian state recently reintroduced the critically endangered Asian giant tortoise into a community reserve? Options: A. Nagaland, B. Assam, C. Arunachal Pradesh, D. Sikkim. Correct answer: A. Nagaland. नागालैंड ने अपने पारन डिस्ट्रिक्ट के ज़ीलियंग कम्युनिटी रिजर्व में एशियन जायंट टॉर्टोइस को वापस इंट्रोड्यूस किया है। ये एफर्ट नागालैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इंडिया टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम ITCP के कोलैबोरेशन से हुआ। सोचो जरा, ये वही टॉर्टोइस है जो 2019 में पैदा हुआ था, एक ऐसे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत जो 2018 में शुरू हुआ था, जहां रेस्क्यूड पेट टॉर्टोइसेस को कंजर्वेशन के लिए यूज किया गया था। ये एशियन जायंट टॉर्टोइस सिर्फ एक टॉर्टोइस नहीं, बल्कि फॉरेस्ट के स्मॉल एलिफेंट भी कहलाते हैं, क्योंकि ये सी डिस्पर्सल, फॉरेस्ट फ्लोर की सफाई और रिजनरेशन जैसे काम साइलेंटली करते हैं। नागालैंड के साइंटिस्ट्स ने एक प्रॉपर हैबिटेट सुटेबिलिटी स्टडी किया और ज़ीलियंग रिजर्व को परफेक्ट हैबिटेट पाया फॉर रीइंट्रोडक्शन। ये सिर्फ एक प्रजाति को बचाने का काम नहीं है, बल्कि एक पूरा जंगल के फ्यूचर को सिक्योर करने का काम है। क्वेश्चन नंबर 4, Which two crops from Ladakh are part of NASA's Crew 11 experiment on the International Space Station ISS? Option A. Barley and Madge. Option B. Sea buckthorn and Himalayan tartary. Option C. Mijuna mustard and black-eyed pea. Option D. None of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी, सी बकथॉर्न एंड हिमालयन टार्टरी। आइए अब इसका पावरफुल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। नासा के क्रू 11 मिशन ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पार एक स्पेशल स्पेस फार्मिंग एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया है। इसमें यूज किए गए हैं 2 क्रॉप्स, सी बकथॉर्न और हिमालयन टार्टरी बकवीट, जो लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट रीजन में उगते हैं। ये सीड्स प्रोवाइड किए गए द एक इंडियन स्पेस स्टार्टअप प्रोटोप्लैनेट, जो बेंगलुरु बेस्ड है। लॉन्च हुआ था 1 अगस्त 2025 को फ्लोरिडा से और मिशन 2 अगस्त को ISS पार डॉक कर गया। इस एक्सपेरिमेंट का मेन मकसद है ये समझना कि स्पेस के माइक्रोग्रेविटी और स्ट्रेस कंडीशंस में सीड्स का जर्मिनेशन से पहले का बिहेवियर कैसा होता है। फोकस है जीन एक्टिवेशन, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और फ्यूचर में स्पेस फार्मिंग के पॉसिबिलिटीज पर। दोनों क्रॉप्स, सी बकथॉर्न और हिमालयन टार्टरी, एक्सट्रीमली न्यूट्रिशियस है और लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस के लिए आइडियल माने जा रहे हैं। इस मिशन में इंडिया का रोल सिर्फ सिंबॉलिक नहीं, बल्कि साइंटिफिक पार्टनरशिप का एक बड़ा स्टेप भी है। तो याद रखिए, लद्दाख के 2 खास क्रॉप्स अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच चुके हैं, नासा के साथ मिलकर फ्यूचर स्पेस फार्मिंग को शेप देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स EMI किस संस्था ने लॉन्च किया है? ऑप्शन अ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन सी, नीति आयोग, ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सही जवाब है ऑप्शन सी, नीति आयोग। आइए अब इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हैं। नीति आयोग ने रिसेंटली लॉन्च किया है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स EMI, एक ऐसा टूल जो भारत के स्टेट्स
और यूनियन टेरिटरीज को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रोग्रेस के बेसिस पर ट्रैक और रैंक करता है। ईएमआई अपने तरह का पहला इंडेक्स है जो ईवी अडॉप्शन से लेकर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और आर डी इनोवेशन तक सब मेजर करता है। टोटल 16 इंडिकेटर्स है जो 3 कोर थीम्स में डिवाइड किए गए हैं। एक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस जिसमें डिमांड साइड ईवी अडॉप्शन ट्रैक होता है। 2 चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडनेस, ये देखता है कि ईवी चार्जिंग स्टेशंस कितनी तेजी से डेवलप हो रहे हैं। 3 ईवी रिसर्च एंड इनोवेशन स्टेटस, ये मेजर करता है कि किसी राज्य का सप्लाई साइड आरडी इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग है। ये इंडेक्स हर स्टेट को 100 मार्क्स के स्केल पर इवैल्यूएट करता है और इसका एम है ईवी पॉलिसी मेकिंग और इंप्लीमेंटेशन में ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन को बढ़ावा देना। नीति आयोग का ये कदम भारत के ग्रीन मोबिलिटी फ्यूचर की तरफ एक स्ट्रांग पुश है जिसमें स्टेट्स को एनकरेज किया जा रहा है कि वो ईवी रेवोल्यूशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो याद रखिए, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स ईएमआई को लॉन्च किया है नीति आयोग ने ताकि देश भर में ईवी अडॉप्शन और इनोवेशन का रियल प्रोग्रेस समझा जा सके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।